स्थानांतरित होती है। तो सेंटर ऑफ मास में अब आगे और देखते हैं अपन कि सेंटर ऑफ मास को आखिर निकाला कैसे जाए। जैसे ये रॉड और रिंग का केस हो गया कि भाई जो सेंटर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। जैसे रिंग का जो सेंटर होता है वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, रॉड का जो सेंटर हो गया उसका रॉड के बीचों बीच वाला पॉइंट वो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर वो सेंटर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास को एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है उसका फॉर्मूला अपन देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए जैसे मान लो अपन को फॉर्मूला निकालना है सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के लिए हमें सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। तो हेडिंग लिख लीजिए, कई कणों के तंत्र हेतु, कणों के तंत्र हेतु द्रव्यमान केंद्र। तो बहुत सारे अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास को निकालना हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं। जैसे ये कोई m1 है, ये कोई m2 है, ये कोई m3 है, m4 है, m5 है, m6 है, या फिर इस तरह से कोई ऐसे ही mn है। ठीक है, और इन सब की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो अलग अलग है। जैसे यहाँ से ये कोई r1 डिस्टेंस पर है, यहाँ से कोई ये r2 डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से कोई ये r3 डिस्टेंस पर है, और यहाँ से कोई ये rn डिस्टेंस पर है। मान लो इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये ले लिया हमने कोई x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं। तो कोई मान लिया हमने mn पार्टिकल्स मौजूद हैं किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। m1 की पोजीशन जो है ओरिजिन से मान लीजिए r1 है, m2 की पोजीशन r2 है, m3 की r3 है, और mn जो पार्टिकल है उसकी rn है। ठीक है, तो इतने सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब होते हैं तो उनके लिए इन सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। जैसे हर एक का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, r1 r2 r3 ऐसे है ना। तो इन सभी पार्टिकल्स का जो सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास दिया जाता है, जैसे मान लो मुझे निकालने RCOM का कोऑर्डिनेट, मान लो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, या फिर ये R1 R2 R3 ऐसे ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो पोजीशन आएगा, वो एक एवरेज कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब आप फील भी कर सकते हो जैसे इन सभी का जो कोऑर्डिनेट है उसका एक एवरेज कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। अब एवरेज निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जैसे मैं m1 में r1 का मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस m2 में r2 का मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस एनसॉन मैं लगाता जाऊं mn में rn का मल्टीप्लाई कर दूं, और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, RCM निकालना है। तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 एनसॉन mn से। तो ये क्या दे देगा अपन को, एक एवरेज कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा। क्योंकि देखो ऊपर मास की डायमेंशन और नीचे मास की डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये ओवरऑल डायमेंशन किसकी देगा, पोजीशन की देगा ना, कोऑर्डिनेट की देगा। जैसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लेना है तो ये RCOM का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये R1 का पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर, ये RN पोजीशन वेक्टर। मान लो ये वेक्टर फॉर्म में अगर लें, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R3 वेक्टर है, ये RN वेक्टर है, तो हमें कोई एवरेज पोजीशन वेक्टर निकालना है इन सभी का मास का, एक एवरेज पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या हो गया, जैसे अपन एवरेज जब भी निकालते हैं कोई,
तो ऐसे ही करते हैं ना कि सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ऐसे एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे r COM वेक्टर है, तो इस आर सी एम वैक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे ये एडिशन हो रहा है, तो एडिशन को हम इस सिंबल से भी शो करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन का सिंबल, समेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ MIRI वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ MIRI, मैंने इसको लिख दिया। और i की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, i बराबर 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, i बराबर n तक जा रहा है, ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं समेशन को। और डिवाइडेड बाय क्या, नीचे भी तो इस मास का समेशन है, तो इसको लिख सकते हैं हम समेशन फिर एम आई, और यहाँ पे भी आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हो जाते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब और देखो इसमें फॉर्मूले और भी बनते हैं, जैसे ये तो है कोई वेक्टर फॉर्म में, है ना, ये तो एक वेक्टर फॉर्म में हो गया, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पे आर सी एम क्या है, ये तो है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है, ये तो स्थिति सदिश है। लेकिन इसको अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज करूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जो पोजीशन वेक्टर होता है आर, उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में लिख सकते हैं ना, ऐसे पोजीशन वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। तो इसी तरह से ये जो आर सी एम आया है, इसको भी मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो कैसे आ जाएगा देखो, अगर मुझे इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंटर ऑफ मास का, इस सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल और इनका सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो उसको मैं बोलता हूँ एक्स यू एम। तो एक्स यू एम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1 में अब r1 की जगह x1 का मल्टीप्लाई करोगे, कि भाई m1 जो था ना, मान लो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। m2 का कोऑर्डिनेट क्या है, कोई x2 और y2 है। तो m1 में x1 का मल्टीप्लाई किया प्लस m2 में x2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से चलता जाएगा, और mn जो होगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, xn का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एनसॉन mn से, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस एनसॉन mn से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा कोई वाई सी एम। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, m1 मल्टीप्लाई इसका करूं y1 का, बिल्कुल सही, फिर m2 y2 प्लस एन सोन, चलाते गए कहां तक, mn yn, और इस पूरे में किसका डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एनसॉन mn का डिवाइड कर देंगे, तो m1 प्लस m2 प्लस एनसॉन mn का डिवाइड कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूले और आ जाएंगे जो भी हमें ध्यान रखने हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से इस पूरे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये फॉर्मूले अपन यूज करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए।
पुट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर कोई दो मास हो, अलग अलग दो पार्टिकल हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। तो सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। दो निकाय तंत्र, दो कणों के तंत्र हेतु द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के तंत्र हेतु द्रव्यमान केंद्र। हेडिंग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने दो पार्टिकल लिए, एक्स एक तो पार्टिकल ले लिया पूरा ओरिजिन पे है और दूसरा पार्टिकल ले लिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और एक m1 है, एक m2 है, ये मान लीजिए m1 है और ये मान लीजिए कोई m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l है, कितनी l। सवाल ये है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। जैसे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है l, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है इसको समझते हैं। डायग्राम बना लीजिए, हेडिंग कीजिए। बना लिया। अब देखो कैसे निकालना है। जैसे ये दोनों m1 और m2 किस एक्सिस की ओर है, x एक्सिस की ओर ही है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे कहीं पे पाया जाएगा। बीचों बीच तो नहीं होगा क्योंकि m1 और m2 इक्वल नहीं है। m1 और m2 इक्वल होते तो बीचों बीच हो जाता ना। अब सेंटर ऑफ मास मान लो m1 ज्यादा है, m2 कम है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, m1 की तरफ होएगा ना, कुछ बाहर उस तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास उधर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से कोई r1 डिस्टेंस पर, यहाँ से कोई r1 डिस्टेंस पर और यहाँ से कोई r2 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास मौजूद है। तो m1 से मान लो मैं r1 डिस्टेंस पे और m2 से कोई r2 डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मौजूद है, ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया है। अभी हमें r1 और r2 की वैल्यू नहीं पता है, r1 और r2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, ओके। अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालने चलते हैं। तो अब x एक्सिस के लिए है तो हमें पता है कि अगर x निकालना होता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है अगर मान लो दो मास m1 और m2 x एक्सिस पर हैं, जिनके x कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो उनका x सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पे अगर मैं इस m1 कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या है, ये 0,0 है। m1 का कोऑर्डिनेट तो क्या 0,0 और m2 का कोऑर्डिनेट क्या है, l,0 नहीं है क्या, है या नहीं बताओ, मान सकते हैं ऐसा। तो देखो इस सेंटर ऑफ मास का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे x तो अपन को कुछ नहीं करना, बस हमें
कोऑर्डिनेट लिख देना है किसका, m1 इंटू x1। m1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, m2 इंटू l डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 कर देंगे। तो यहाँ से जो x आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अभी देखो हमने m1 की और m2 की लोकेशन किसके रिलेटिव मिली, ओरिजिन के रिलेटिव मिली है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमने m1 और m2 की पोजीशन किसके रेफरेंस मिली थी, ओरिजिन के रेफरेंस में। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो भी किसके रेफरेंस में है, ओरिजिन के रेफरेंस में। यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है, इस r1 की वैल्यू नहीं आ गई क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, इस r1 की वैल्यू आ गई। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि हियर, चलो इसको लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट को, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया, तो यहाँ पे नोट लिख लोगे, हियर हियर कोऑर्डिनेट्स of m1 and f2 are used with respect to origin, m1 and m2, m1 and m2 are used with respect to origin। ठीक है, ओरिजिन के रेफरेंस में हमने यूज किए हैं। सो एक्स यू एम obtained is coordinate with respect to origin। ठीक है, यहाँ x1 एवं यहाँ m1 तथा m2 के निर्देशांक, m1 तथा m2 के निर्देशांक मूल बिंदु के सापेक्ष लिए गए हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष लिए गए हैं। अतः अतः प्राप्त एक्स यू एम भी मूल बिंदु के सापेक्ष है। अतः प्राप्त सी यू एम भी एक्स यू एम भी मूल बिंदु के सापेक्ष है। तो ये अपने पास क्या आ गया, R1 आ गया एक तरह से। R1 बराबर क्या हो गया, वही एक्स यू एम जो आया वो क्या आया है, M1 से डिस्टेंस है। ये क्या हो गया, M2 L अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम M1 है ना, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम M1, ये लिख लीजिए ऐसे। ये M1 से डिस्टेंस है, और अगर M2 से डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2, अगर हमें ये पता लगाना हो कि भाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम M2 पता लगाना हो, तो M2 पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 निकालना पड़ेगा। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस R1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, L माइनस R1, टोटल लेंथ में से R1 घटा दो तो R2 आ जाएगा। तो M2 के रिलेटिव में डिस्टेंस पता लगानी है, तो ये आ जाएगा L माइनस R1। R1 की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, M2 L अपॉन M1 प्लस M2। जब देखो इसको सॉल्व करोगे तो M1L प्लस M2L होगा, M2L से M2L कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा M1L अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा
आई बात समझ में? ये डिस्टेंस किसके रिलेटिव में आ गई? m1 के रिलेटिव में, सॉरी m2 के रिलेटिव में। पहले वाली किसके रिलेटिव में आई? m1 से डिस्टेंस थी, ये m2 से डिस्टेंस है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन करते हैं, इसको अपन कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे तो कोई मास है मान लो 2 kg का, और यहाँ पे कोई मास है 3 kg का। ये दो मास के ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई दे रखा है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये है 2 kg का और ये है कोई 4 kg का, ठीक है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? देखो सेंटर ऑफ मास कहीं भी बीच में लाई करेगा, इनके बीच में ही होगा। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली एकदम बीचों बीच तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते तब बीचों बीच होता। फीलिंग से समझ सकते हो। अभी किधर होगा? 4 kg की तरफ होएगा ना, यहाँ पे कहीं पे होएगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन हमें पता लगानी है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, मान लो x मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है यहाँ से कितना है, x डिस्टेंस पर है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा ना। फिर अगर मैं ये मान लूँ कि 2 kg से इसकी पोजीशन कितनी है, सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन है, ये मान लो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 - x। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करें करें ट्राई। तो वही सेम बात यहाँ पे, जैसे मैं 2 kg के कोऑर्डिनेट क्या मान लूँ? 0,0 मान लिया। और 4 kg कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे? 10,0 हो जाएंगे ना, 10,0 हो जाएंगे। तो बस वही आंसर अब आ जाएगा सीधा सिंपली। मुझे x की वैल्यू पता लगानी है, तो यहाँ पे जो x आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के रिलेटिव में आएगा। अब 2 इंटू क्या करता हूँ, m1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है? 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 करेंगे ना, m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन माना है, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो x ही आएगा। तो x CM आ गया ये। तो इस x CM की वैल्यू आ जाएगी 40/6 यानी कि 20/3। और ये लगभग कितना हो गया? 6.66 के आसपास हो गया, है ना। इतना 6.66 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा? 6.6 मीटर पे आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा? ये तो गई डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू 2 kg मास। ये तो है विद रेस्पेक्ट टू 2 kg मास, है ना, 2 kg मास के रिलेटिव में। अगर हमको विद रेस्पेक्ट टू 3 kg मास देखना है, 4 kg 4 kg मास के रिलेटिव में देखना है, तो वो कितनी आ जाएगी? उसके लिए हम 10 - x कर लेंगे। तो 10 - कितना हो जाएगा? 6.66। कितना हो गया लगभग? हाँ 3.34 लगभग मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया जाता है।